आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेश आगे पर। आज हम आर्थिक समीक्षा की कड़ी में चैप्टर नंबर 4 औद्योगिक विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कुछ तथ्यों को, कुछ उपक्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें पहला जो चीज है वो है खनन एवं उत्खनन। उसके बाद में दूसरी जो चीज है वो है विनिर्माण। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के अलावा विद्युत विद्युत के अलावा गैस, साथ में जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं तथा विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अब ये देखना है कि उद्योग क्षेत्र में किस किस की हिस्सेदारी कितनी है। तो उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्रों की संरचना व हिस्सेदारी देखें तो पहली है खनन एवं उत्खनन। खनन और उत्खनन की हिस्सेदारी आती है 12.60%। दूसरा है विनिर्माण। विनिर्माण की हिस्सेदारी है हमारे पास 41.26%। इसके अलावा है विद्युत गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। इनका जो हिस्सा आता है वो आता है 13.38%। और एक आता है हमारे पास निर्माण, और निर्माण का जो हिस्सा है अपने पास वो है 32.76%। यानी कि उद्योगों में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है हमारे पास वो है विनिर्माण का 41.26%। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है निर्माण, जिसमें 32.76% हिस्सेदारी है। इसके आगे बात करें तो आती है हमारे पास एमएसएमई पॉलिसी। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पॉलिसी, और ये जो पॉलिसी है ये राज्य सरकार के द्वारा 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। तो 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई पॉलिसी 2022 को जारी किया गया था। और इस पॉलिसी के तहत क्या क्या चीजें शामिल की गई है। तो इस पॉलिसी के तहत भूमि, बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, एमएसएमई क्लस्टरों का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, निर्यात प्रोत्साहन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन पुरस्कार के प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ में एससी, एसटी और निःशक्त जन जो उद्यमी हैं उनके लिए भी इस पॉलिसी के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे आता है कि होता क्या है, एमएसएमई का जो वर्गीकरण हुआ वो किस आधार पर हुआ। तो 1 जुलाई 2020 को एमएसएमई वर्गीकरण किया गया। तो इसके तहत एम यानी माइक्रो सूक्ष्म उद्योग, एस स्मॉल लघु उद्योग, एम मध्यम मीडियम मध्यम उद्यम। तो सूक्ष्म उद्यम है जिसमें संयंत्र और मशीनरी, यानी जो टोटल निवेश है जिसमें संयंत्र और मशीनरी का जो टोटल निवेश है वो 1 करोड़ हो, ज्यादा से ज्यादा कितना हो, 1 करोड़। और जो टोटल कारोबार है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया माइक्रो। सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की बात करें तो इसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में जो टोटल निवेश होता है वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और जो टोटल बिजनेस है वो 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइजेज यानी मध्यम उद्यम की बात करें तो इसमें संयंत्र वो मशीनरी का जो उपकरणों का जो टोटल निवेश है वो 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, और टोटल जो कारोबार है वो 250 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। और मध्यम वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 जो इनका परिवर्तन हुआ था उस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। अगला बिंदु है कि इसके लिए हमने देखो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम रजिस्ट्रीकरण, इसके लिए मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2020 को एक नया पोर्टल जारी किया गया है। रजिस्ट्रीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2020 को एक नया पोर्टल लागू किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है उद्यम पंजीकरण पोर्टल। इस पंजीकरण को उद्यम पंजीकरण पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अगला जो बिंदु आता है हमारे पास वो आता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, MLUPI। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। कितने करोड़ रुपए तक का, 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। और इस योजना को 13 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया, प्रारंभ कर दिया गया 13 दिसंबर 2019 को। इसमें क्या है कि अगर आपने 25 लाख तक का लोन लिया है तो आपको ब्याज में 8% का अनुदान मिलेगा।
यदि आपने 5 करोड़ तक का लोन लिया है तो आपको ब्याज में 6% का अनुदान मिलेगा, और यदि आपने 10 करोड़ तक का लोन लिया है तो आपको ब्याज में 5 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है आपके पास राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन 2019। और ये कब लागू हुआ? तो ये लागू होता है 17 जुलाई 2019 को। 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 प्रारंभ किया गया। बस आपको इस से यही जानकारी प्राप्त करनी है कि राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 कब हुआ? 17 जुलाई 2019 को। इसके बाद है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें निर्यात होती है, यानी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सी चीजों को होता है? तो जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है, शीर्ष 5 वस्तु, और इन 5 वस्तुओं का राजस्थान के टोटल निर्यात में 60% से अधिक योगदान है। कितने प्रतिशत से? 60% से अधिक योगदान है। तो ये 5 वस्तुएं कौन कौन सी है? पहली है इंजीनियरिंग की वस्तु है, दूसरा है कपड़ा, इसके बाद तीसरी है धातु है, चौथा है हस्तशिल्प की वस्तुएं, और पांचवा केमिकल्स रासायनिक एवं उससे संबंध है। तो ये 5 चीजों का राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिनका राज्य में होने वाले निर्यात में 60% से अधिक योगदान है। यानी टोटल 100% जो चीजें यहाँ से बाहर जाती है उनमें से 60% तो लगभग ये 5 चीजें ही होती है: इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प वस्तुएं और केमिकल्स एंड उससे संबंधित चीजें। अगला देखें तो अगला आता है आपके पास मिशन निर्यातक बनो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मिशन निर्यातक बनो। इसकी डेट सहित याद रखनी है आपको कि मिशन निर्यातक बनो योजना कब प्रारंभ की गई। तो मिशन निर्यातक बनो योजना 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई थी, और मिशन निर्यातक बनो योजना के तहत 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया था। यानी कि ये लक्ष्य है कि 22,731 निर्यातक बनाना है हमें, ये आवंटित हुआ था। ठीक है, और ये योजना की तिथि याद रखना है आपको 29 जुलाई 2021। अगला है कि राज्य निर्यात पुरस्कार योजना। तो राज्य निर्यात पुरस्कार योजना ये 2019 की स्कीम है, और इस स्कीम के तहत 15 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 श्रेणियों में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 32 पुरस्कार एवं एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड सहित कुल जो अधिकतम कितने पुरस्कार हो गए? अधिकतम 33 पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं, 33 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, वर्ष 2019-20 के लिए 28 उत्कृष्ट निर्यातक, तो 19-20 के लिए 28 तो उत्कृष्ट निर्यातकों का पुरस्कार के लिए चयन हुआ, और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड पुरस्कार सहित 29 निर्यातक इकाइयों का चयन हुआ। ज्यादा से ज्यादा कितने दिए जा सकते हैं? 33 दिए जा सकते हैं, लेकिन हमने 17 दिसंबर 2022 को कितने पुरस्कार प्रदान किए? 29 पुरस्कार प्रदान किए। 15 कितनी श्रेणियों में? 15 श्रेणियों में। 32 प्लस 1 33 दिए जा सकते हैं, लेकिन हमने दिए कितने? 28 प्लस 1 यानी 29 पुरस्कार हमने प्रदान किए। अगला आता है आपके पास अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना। ये योजना सबसे पहले 2012-13 में लागू की गई थी, लेकिन इसे मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। इसमें यदि आप भाग हो गए विदेशों में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों में भाग लेते हो, विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा भुगतान किए गए भूमि किराए का 50% की दर से अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्वहन किया जाता है। आप विदेश में जाके आप कोई स्टॉल डालते हो, किसी मेले कब में भाग लेते हो, वहां आपको भूमि किराया कितना दिया आपने, इसका या तो टोटल 50% या फिर ज्यादा दिया है तो उसका अधिकतम 1 लाख रुपए तक राज्य सरकार द्वारा पुनर्वहन किया जाता है। और इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद को 10 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है प्रतिमंडल भेजने पर। क्या है? सुनिए दोबारा इसे, कि विदेशों में आयोजित मेलों प्रदर्शनियों में राज्य की ओर से प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद को 10 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। ठीक, अगला बिंदु देखिए कि एक जिला एक उत्पाद योजना। जिस प्रकार से एक शुभंकरों में वन्य जीवों में एक
जिले पर एक पक्षी या पशु को शुभंकर का दर्जा दिया गया था। उसी प्रकार से राजस्थान ने एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक जिले को एक उत्पाद के नाम से जाना जाएगा, उत्पाद का दर्जा दिया गया है। अजमेर को ग्रेनाइट किल का दर्जा दिया गया है। अलवर को ऑटोमोबाइल पार्ट्स का दर्जा दिया गया है। बांसवाड़ा यहाँ होगा सिंथेटिक यार्न। बारां सोयाबीन। बाड़मेर इसबगोल। भरतपुर शहद और खाद्य तेल। भीलवाड़ा रेडीमेड गारमेंट्स डेनिम। बीकानेर सिरेमिक। बूंदी का चावल है। चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट और मार्बल। चूरू का वुड प्रोडक्ट्स। दौसा का कारपेट एवं स्टोन आर्टिकल। धौलपुर मिल्क पाउडर स्किम्ड। डूंगरपुर ग्रेनाइट मार्बल स्लैब। श्रीगंगानगर का गम पाउडर। हनुमानगढ़ का ग्वार गम। जयपुर पॉटरी ब्लू तथा ज्वेलरी एंड जेम्स। जैसलमेर में येलो मार्बल। जालौर के मसाले एवं मोजरी जूती। झालावाड़ का संतरा एवं सैंडस्टोन। झुंझुनू स्टोन प्रोडक्ट एवं वुड प्रोडक्ट। जोधपुर का फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद। करौली का सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड। कोटा का एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक यानी कोटा डोरिया। नागौर का ग्रेनाइट मार्बल मकराना का सफेद संगमरमर। पाली मेहंदी। राजसमंद का टेराकोटा। सवाई माधोपुर का टूरिज्म। सीकर का फर्नीचर एंटिक। सिरोही का साइलियम हस्क। टोंक का सैंडस्टोन। उदयपुर का ग्रेनाइट मार्बल आइवरी कार्विंग। प्रतापगढ़ का लहसुन तथा थेवा कला। तो ये है प्रत्येक जिले का एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इसे लागू किया गया है। आगे आता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। और ये जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है, इसे 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया। तो 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को लागू किया गया। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास होना है। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास। 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों का सृजन हो। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। हरित हाइड्रोजन वैकल्पिक ऊर्जा चिकित्सा उपकरण आदि नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो ये इसके हैं मुख्य उद्देश्य है इसका। और इसमें छूट भी मिलेगी आपको। देखो, विद्युत शुल्क मंडी शुल्क भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 7% छूट, 100% छूट विद्युत शुल्क में, मंडी शुल्क में और भूमि कर में। तथा स्टाम्प ड्यूटी पर 75% छूट है। स्टाम्प ड्यूटी पर 75% छूट है तथा 25% राशि का पुनर्भरण, 25% जो राशि दी जाएगी उसका पुनर्भरण भी हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी पर। ठीक है, अगला बिंदु देखिए आप। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ये योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये योजना 11 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत यदि आप 15 लाख रुपए तक का कोई भी वाणिज्यिक वाहन की खरीद करते हो, बिजनेस के लिए कोई वाणिज्यिक वाहन की खरीद करते हो, तो उसकी जो ऑन रोड कीमत रहेगी उसका 10% या फिर अधिकतम 60,000, इन दोनों में से जो भी कम हो। मान लीजिए कोई चीज का 10% 60,000 से ज्यादा हुआ तो 60,000 रुपये, या फिर किसी का 10% 60,000 से कम है तो 10% के हिसाब से जो भी कम हो का अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और ये बात याद रखना। और ये योजना कब प्रारंभ हुई? 11 अक्टूबर 2022 को। इस योजना में 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, 20 करोड़ का। ठीक है, अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। और ये योजना कब अधिसूचित हुई? तो अधिसूचित होने की दिनांक 8 सितंबर 2022 को ये योजना अधिसूचित हुई। और इस योजना में SC ST वर्ग के जो उद्यमी हैं उनको 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान। और 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, जिसे 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित किया गया। अगला आता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। और ये कब आई? तो इसकी जो डेट आती है वो आती है 17 दिसंबर 2019। 17 दिसंबर 2019 को ये प्रभावी हुई।
और इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश पर 7 वर्षों के लिए एसजीएसटी का 75% तक का पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में 100% तक की छूट जैसी रियायतें देने का प्रावधान किया गया है। ये बात आप अच्छे से याद रखें कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 17 दिसंबर 2019। इसके बाद आता है एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में रीको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क बनाए गए। 4 एग्रो फूड पार्क, जो पहला है बोरानाडा जोधपुर में है, दूसरा रानपुर कोटा में है, एक है अलवर में और एक उद्योग विहार श्री गंगानगर में आता है। ठीक है। रीको के द्वारा दूसरी जो चीज है कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिवरी, कहाँ पर? तिवरी जोधपुर, तिवरी आता है जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अप्पा भी विकसित किया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र AFPA अप्पा कहाँ है? तिवरी जोधपुर में। कितने क्षेत्र पर? 33 हेक्टेयर क्षेत्र पर। एक आता है जापानी क्षेत्र, जापानी जोन। जापानी जोन कहाँ आता है? निमराना, निमराना आता है अलवर में। निमराना जिला अलवर में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस उद्योग में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कौन कौन सी? निसिन, मित्सुई, डाइकिन और डाइनिची कलर आदि संचालित है। और इस पार्क में जापानी जोन में 46 इकाइयां कार्यरत है। कितनी इकाइयां? 46 इकाइयां कार्यरत है। तो आपके से सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है, जापानी क्षेत्र जापानी जोन कहाँ पे है? निमराना अलवर, निमराना अलवर में। अगला लेते हैं, ये आ जाती है आपके पास राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। और राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब आई? तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को आई। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 आई और इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प जो सप्ताह होगा उसका आयोजन किया जाएगा। और जो हस्त शिल्पकार है, बुनकर है, हस्तशिल्पी है, वो जो ऋण लेंगे उस ऋण पर 100% ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अच्छे हस्तशिल्पियों और बुनकर को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। उनका विलुप्त होती हुई पारंपरिक हस्तशिल्पियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ये सब जो योजनाएं हैं ये राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत लाई गई है और राजस्थान हस्तशिल्प 2022 17 सितंबर 2022 को आई। अगला बिंदु आता है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। और राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित हुआ। 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित हुआ। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी बाबत इसकी निगरानी के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है और ये जो बोर्ड है ये है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम कब लागू हुआ? 26 अप्रैल 2022 को। और इस अधिनियम की निगरानी के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन किया गया है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 13 जुलाई 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की गई। ठीक है। तो इसमें 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा। कितने? 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना में शामिल है और ये योजना 13 जुलाई 2022 को प्रारंभ की गई थी और ये राज्य बजट 2022-23 में इसे शामिल किया गया है।